नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझते चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए पूर्व में आए हुए प्रश्न। तो ये भौतिक विज्ञान का अंतिम टॉपिक है और ये आज अंतिम क्लास है भौतिक विज्ञान। और इसमें हम लोग विविध वाला टॉपिक देखेंगे भौतिक विज्ञान में। और ये देखिए, लोअर अधीनस्थ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो लोअर की परीक्षा ली गई थी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इस मिशन का नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ये किस मिशन के तहत किया गया था बताइए। और ये पूछा गया है, ये सब देखते रहिए कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, बार बार इसको बताया नहीं जाएगा। चलिए, तो ये मिशन शक्ति के तहत जो है ये इसका परीक्षण किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। उड़ीसा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा उपग्रह भेदी ए सैट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस अभियान को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद। तो उपग्रह भेदी ए सैट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ए सैट का मतलब एंटी सैटेलाइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? GSAT-31 उपग्रह का इसमें से क्या उपयोग होगा बताइए, वही पूछ रहा है। तो GSAT-31 उपग्रह का संचार के क्षेत्र में उपयोग होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना जगह का नाम है। और कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना से व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5 भी 247 रॉकेट ने उड़ान भरी। एरियन स्पेस के एरियन 5 भी 247 रॉकेट ने उड़ान भरी। इस मिशन के तहत एरियन 5 ने 2 दूरसंचार उपग्रह यथा सऊदी भू स्थिर उपग्रह 1 और हेलासैट-4 सऊदी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट 1 या हेलासैट-4 GSAT-31 को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया। GSAT-31 भारत का संचार उपग्रह है। GSAT-31 जो है भारत का संचार उपग्रह है। इसके साथ साथ जो है सऊदी अरब के भी उपग्रह गए थे। और ये कोरू फ्रेंच गुयाना एरियन 5 ये सब याद रखेंगे, कभी भी कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करंट से देखा जाए कि विविध में जो क्वेश्चन दे रहा है थोड़ा करंट से भी दे रहा है, करंट को विविध में ही रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। क्या कह रहा है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है बताइए।
सतह से सतह, तो ये है अग्नि 5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर बैलिस्टिक महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका पहला सफल परीक्षण 2012 को किया था। अग्नि श्रृंखला की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद सकती है। 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेज सकती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन ने सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में कितने वर्ष पूरे किए? बताइए। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन ने सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में कितने वर्ष पूरे किए? तो ये जो है 2014 में भेजा गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है 2014 में भेजा गया था। तो कितने वर्ष पूरा किया बताइए। 14 और 4 कितना होता है? 18। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन ने सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में 4 वर्ष पूर्व किए है कि मंगलयान ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। मंगलयान जो है 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था वो 24 सितंबर 2014। तो 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद आप डेट याद निकालते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था बताइए। तो पहले अंतरिक्ष के यान का नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लोअर 2019 फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है, ये भी देखते रहिए। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। इस उपग्रह का भार जो है 360 किग्रा था। इसका प्रमुख उद्देश्य खगोलीय एक्स किरणों, सौर न्यूट्रॉन, गामा किरणों का अध्ययन करना था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या क्या ये याद करने लायक है। ये भेजा गया था 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975, और ये उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। और कहाँ से? कापुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से। और ये कॉस्मोस 3M, इसको भी याद रखिए, कॉस्मोस 3M ये प्रक्षेपण यान था और भेजा गया था कापुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से। और इसका भार 360 किग्रा था। इसका उद्देश्य क्या था? एक्स किरणों, सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों का अध्ययन करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया था? प्रथम IIT के रूप में किसको स्थापित किया था? तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रथम IIT खड़गपुर थी।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम आईआईटी जो है आईआईटी खड़गपुर थी। मई 1950 में की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। 51 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। चलिए और आगे चलते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया गया है? तो ये 2018 का पूछा है क्योंकि 19 में हुआ था पेपर, इसीलिए 2018 का पूछा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं और ख़ासतौर से अब आप लेटेस्ट देखेंगे। भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये लेजर में दिया गया था, लेजर में काम के लिए, लेजर भौतिकी के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहाई गैलेज और एंड्रियाज गेज को प्रदान किया गया है। 2020 का यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहाई गेंजेल, एंड्रिया गेज को प्रदान किया गया है। रोजर, गेंजेल, एंड्रियाज। रोजर, रिनहाई, एंड्रियाज, इसको याद रखिए। रोजर, रिनहाई, एंड्रियाज। रोजर, रिनहाई, एंड्रियाज, ये 2020 का भौतिकी का पुरस्कार है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? जल्दी जल्दी बताइए। तो पहली बार इसको डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया। यह लुईस डी ब्रागली की परिकल्पना की पुष्टि करता है। यह लुईस डी ब्रागली परिकल्पना की पुष्टि करता है। तो ये जो है प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया था डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। और ये जो लुईस डी ब्रागली ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसका ये सिद्धीकरण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया।
कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? राकेश शर्मा, बताइए। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? कब किए थे बताइए। तो ये 1984 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। कैप्टन राकेश शर्मा ने वर्ष 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मॉस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। तो इसरो को और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मॉस कार्यक्रम के संयुक्त कार्यक्रम के तहत जो है ये 8 दिन कहाँ रहे थे? अंतरिक्ष में रहे थे 1984 में, 1984। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है 11 में? माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण बनता है? ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण बनता है? तो ये जानते हैं कि रासायनिक ऊर्जा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। माचिस की डिब्बी की सतह पर लाल फास्फोरस लगा होता है। जब सतह से माचिस की तिल्ली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा एक चमकीली लौ के रूप में दिखाई पड़ती है। रासायनिक ऊर्जा एक चमकीली लौ के रूप में दिखाई पड़ती है। चलिए और आगे चलते हैं। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है बताइए। जेट इंजन जो है किस घटना के आधार पर काम करता है बताइए। त्वरण संरक्षण। तो क्या हो गया? एक ही बचा, रेखीय संवेग संरक्षण। जेट इंजन जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। जेट इंजन रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी गतिशील पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी गतिशील पिंड का संवेग जो है उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। रैखिक संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलग निकाय का संपूर्ण रैखिक संवेग नियत रहता है। रैखिक संवेग जो है नियत रहता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण में क्या है कि मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी घटेगा तो मास तो स्थिर रहता है। तो हाँ, इसमें एक को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, अगर संवेग स्थिर है तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? चंद्रयान प्रथम भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन को हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया। बताइए चंद्रयान प्रथम जो है कब भेजा गया था? तो 2008 की घटना है। 22 अक्टूबर 2008 इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रयान प्रथम भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन 2008 को हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। और मंगलयान
कब पहुंचा था? 2014 में। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रयान प्रथम भारत का प्रथम मानव रहित मिशन था। मानव रहित मिशन था। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर स्थापित करने हेतु भेजा गया था। 2008 को चंद्रमा पर स्थापित करने हेतु भेजा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चंद्रयान 2 के बारे में पूछ रहा है, बताइए। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमको नहीं बताना है कि अध्यक्ष कौन थे। तो इसको जो है 2019 में ही लॉन्च किया गया है, और 2019 में लॉन्च किया गया। तो ये जो है डॉक्टर के सिवान इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे देख लेते हैं। लॉन्च किए जाने से भारतीय अंतरिक्ष संगठन के सिवान थे। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान प्रथम को कब किया गया था? बताइए। चंद्रयान प्रथम को किया गया था 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान प्रथम को। और 2 कब हो गया? 22 जुलाई 2019। याद रखेंगे 8 और 19। चलिए आगे चलते हैं। अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसको बताइए क्या कह रहा है। अंटार्कटिका में आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में भारत अपना 3 बेस सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बनाया था, उसके बाद मैत्री, उसके बाद भारती। और उसमें देख रहे हैं कि भारतीय ये ऑप्शन दिया हुआ है। अंटार्कटिका में भारत का नया बेस जिसे 2015 में अधिकृत किया गया था, जिसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया है। अंटार्कटिका आप जानते हैं बहुत ठंडा जगह है। तो यहाँ पर भारत जो है अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है। तो ये सबसे जो नया है, भारत का नया बेस जो है कौन सा है? भारतीय है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे वर्ष 2015 में अधिकृत किया गया। इसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया है। वहाँ पर एकदम आपको बने बनाए घर एकदम पैक्ड चाहिए ताकि ठंड कम लगे, क्योंकि वहाँ पर 24 आवर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है 12 मास। हालांकि आंशिक रूप से इसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। तो मैंने आंशिक रूप से, लेकिन पूर्णतः उसको विकसित मैंने संचालन में कब लिया गया? 2015 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछ लिए, देखिए अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन है? वही जो अभी पूछ रहा था। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं, ये आपको बताना है। तो अंटार्कटिका में जो है भारत के 3 अनुसंधान स्टेशन है जो मैं आपको बताया था। सबसे पहला कौन था? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा कौन था? मैत्री।
और तीसरा भारतीय, जो अभी आप इसे पहले वाले प्रश्न में देखे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित कुल 3 अनुसंधान स्टेशन हैं, जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, ये 83-84 में बना था, मैत्री 88-89 में, और भारती जो है 2012 में, तथा भारती 2012 है। इनमें से मैत्री तथा भारती वर्तमान में कार्यरत हैं। इनमें से मैत्री तथा भारती वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया है। यह अनुसंधान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की देखरेख में संचालित है। यह अनुसंधान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की देखरेख में संचालित है, जो कि भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और याद रखिए कि पूछ ले कि दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित होता, 83-84 में, 88-89, और भारती 2012 दे रहा है, जबकि ये पूर्णतः रूप से 2015 में कार्य करना शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2015 में भारत का अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? पूछ लिया ना मैं जो कह रहा था। तो 2015 में कौन है? भारती ही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वो स्टार देते रहे उसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र है। भारतीय अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र है, जिसका परिचालन 2012 से प्रारंभ हुआ। अंटार्कटिका में भारत का प्रथम स्थायी दक्षिण गंगोत्री 83-84 था, जबकि द्वितीय स्टेशन मैत्री 88-89। भारत ने वर्ष 2015 में अंटार्कटिका में भूमिगत वेधशाला इंड आर्क की स्थापना की, पूर्ण अंक प्रदान किया। तो चलिए 15 हो या 12 हो, ये भारतीय ही मानिए। तो 83-84, 88-89 और 12, ये क्या कह रहा है बताइए। भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2000 परीक्षण के अनुसार इस एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इस रेंज को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ब्रह्मोस के रेंज को बढ़ाकर 450 मीटर कर दिया गया है, किलोमीटर कर दिया गया, किलोमीटर। पहले जो था 290 किलोमीटर था, अब जो है इसको बढ़ा करके 450 किलोमीटर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO मशीन के संयुक्त उपक्रम के में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको याद रखेंगे, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इस रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। 2018 में इस एलिट क्लब में भारत के प्रक्षेपण के बाद से इसकी रेंज बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये जो है इसकी रेंज जो है 450 किलोमीटर कर दिया गया है। इतना याद रखिए। और भारत और DRDO और रूस, मान भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मपुत्रा और मस्कवा नदी के नाम पर इसका ब्रह्मोस पड़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति कितनी है माइक में? ब्रह्मोस मिसाइल की सुपरसोनिक गति कितनी है बताइए। 2.8 से 3 है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति जो है 2.8 से 3 है। चलिए और आगे चलते हैं। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह अपने साथ 300 किग्रा का पारंपरिक युद्ध शीर्ष ले जा सकती है। 300 किग्रा ये ले जा सकती है। यह मिसाइल 2.8 से 3 मैक की गति से मार करने में सक्षम है। वर्तमान समय में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक की श्रेणी में है, जिसकी मैक संख्या 5 से अधिक है। हाइपरसोनिक वर्तमान में, जब ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था उस समय 2.8 से 3 के बीच में थी इसकी गति, लेकिन अब ये हाइपरसोनिक में हो गई है। सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में चली गई है। 5 से अधिक होता तो उसको हाइपरसोनिक कहने लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सही तरीके से मेल नहीं खाते। कौन मेल नहीं खा रहा सही तरीके से, बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो अवोगाद्रो का नियम क्या है? एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। ये जो है मैच खा रहा है। बायल का नियम क्या कहता है? गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध बताता है। बायल का नियम, ये भी सही है। और संक्रम सिद्धांत व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, ये भी ठीक है। और हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते हैं, ये नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। ये जो है ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में नहीं रह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हुंड ने रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य हैं। अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। ये हुंड का नियम है। अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, बताइए। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों, साधारण लोलक का फार्मूला क्या होता है? T=2 पाई √L/G। एक साधारण लोलक की समय सीमा लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। देखिए, T=L। एक साधारण लोलक की समय सीमा लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक सरल लोलक की समय सीमा या आवर्तकाल टाइम पीरियड
लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। T = 2π√L/g। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। उसे आवर्ती गति या आवधिक गति कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वह गति जिसमें कोई वस्तु अथवा लोलक एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित अंतराल पर एक पथ पर अपनी गति को दोहराता है उसे आवधिक गति या दोलनशील गति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन मापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा, बताइए। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से। तो देखिए, लिफ्ट में जब तक त्वरण नहीं होगा तब तक भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो गति दिया है तो उसका जो है तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा, वही होगा 600 न्यूटन के समान ही होगा। आप लिफ्ट में आपके भार में कमी या बेसी तभी आती है जब वहाँ पर त्वरण हो। 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से अगर कह देता तब जो है यहाँ पर चेंज होता। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्ति का भार mg = 6 न्यूटन, त्वरण a = 0, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार लिफ्ट एक समान चाल से चल रही है। ऊपर के दिशा में, तो r - mg = ma, तो ये 600 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि त्वरण जो क्या है 0 है, यहाँ पर दिया हुआ त्वरण 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो r = mg हो जाएगा। अतः तुला पर दर्शाया गया भार 600 न्यूटन के समान है। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट से समान वेग से ऊपर चढ़ता है तो त्वरण का मान 0 होगा, तब भार समान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। घर्षण के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। घर्षण के संबंध में निम्न कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण गति का क्या करता है, विरोध करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। घर्षण एक प्रकार का बल है, यह गतिशील वस्तु को पीछे ढकेलता है। जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वहाँ घर्षण बल पैदा हो जाता है। यह बल गतिमान पदार्थ के विपरीत दिशा में लगता है। आप इधर चलेंगे तो घर्षण इधर लगेगा। यह बल गतिमान पदार्थ के विपरीत दिशा में लगता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। विसर्पी घर्षण होता है। विसर्पी घर्षण होता है, यह जो होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु की गति कराने का प्रयास किया जाता है,
या गति कराई जाती है तो सतह के समांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, सीमित और विसर्पी। स्थैतिक या सीमित, स्थैतिक या सीमित, और दूसरा विसर्पी हो गया, और तीसरा लोटनिक घर्षण हो गया। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक या सीमित घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। विसर्पी घर्षण का मान सीमित घर्षण से कम एवं लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। तो यहाँ हो गया लोटनिक, दूसरा हो गया विसर्पी, और तीसरा हो गया लोटनिक। तो क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम, जब वस्तु अपने आप ढलान पर हो तो सबसे कम हो गया, और स्थैतिक या सीमित घर्षण का मान सबसे स्थैतिक या सीमित घर्षण का मान सबसे, और यहाँ पर इसको करिए स्थैतिक करिए, सबसे ज़्यादा। जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो घर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है। और क्या कह रहा है, विसर्पी घर्षण का मान सीमित घर्षण से कम, इससे कम, और लोटनिक घर्षण से ज़्यादा होता है। तो ऐसे होता है, स्थैतिक घर्षण से कम और लोटनिक घर्षण से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, यहाँ पर धीरे धीरे चलना शुरू करती है, यहाँ पर अपने आप जो है गतिशील अवस्था में हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशनल सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? बताइए। तो परमाणु घड़ी को विकसित किया था इसरो ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसरो के एक प्रमुख केंद्र अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने स्वदेशी परमाणु घड़ी विकसित किया है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र साइक, जिसका उपयोग नेविगेशनल सैटेलाइट प्रणाली IRNSS में पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु की सही स्थिति के प्रक्षेपण और मापन हेतु किया जाता है। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु की सही स्थिति के प्रक्षेपण और मापन हेतु किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? अभी हाल ही में खोजा गया था। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? तो ये सरस्वती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान पुणे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, केरल के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की। इन्होंने सरस्वती नाम दिया। यह पृथ्वी से 400 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मीन तारामंडल में स्थित है। 2017 में खोजा गया था।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। सारस का स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है, सारस का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सारस भारत का पहला स्वदेश में डिजाइन और विकसित असैनिक विमान है। हल्के परिवहन विमान श्रेणी में इस बहुउद्देशीय विमान को बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी नाल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी नाल द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसरो का मुख्यालय स्थित है, बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक प्रांत की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसरो को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। बार्क कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, बताइए। ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चलिए और आगे चलते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी बहु विषयी अनुसंधान केंद्र है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, ये भी पूछा गया है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो 4.76 सेमी प्रति सेकेंड। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। अलग अलग टेप रिकॉर्डर की चाल अलग अलग होती है। सामान्य टेप रिकॉर्डर टेप की चाल इंच प्रति सेकेंड होती है, अर्थात इतने सेमी प्रति सेकेंड। एनालॉग टेप रिकॉर्डर मोस्ट मल्टी ट्रैक ध्वनि एनालॉग रिकॉर्डर की चाल 30 IPS इंच पर सेकेंड होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखिए 4.76 पूछेगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा मीटर प्रति सेमी प्रति सेकेंड। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, बताइए। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फोटो वोल्टिक सेल सौर सेल होता है। सौर सेल फोटो वोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। स्टीफन हॉकिंग हैं एक
स्टीफन हॉकिंग क्या है बताइए। तो एक वैज्ञानिक थे ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्टीफन विलियम हॉकिंस एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में के शोध निदेशक थे। उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। इन्हें आधुनिक युग का आइंस्टीन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी को समझाने में अपनी भूमिका निभाए हैं। समझाने थ्योरी को समझने में अपनी भूमिका क्या कहे, निभाई है। इनकी मृत्यु 2018 को हो गई। तो इनकी पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसको याद रखेंगे। स्टीफन हॉकिंस जो है ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे। चलिए आगे चलते हैं। कण बोसान का नाम का संबंध किस नाम से है? कण बोसान का नाम का संबंध किस नाम से है बताइए। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कण बोसान का नाम का संबंध किस नाम से है? तो एस.एन. बोस। सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान और फर्मियान। बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। वे कण जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार व्यवहार करते हैं, जिनका प्रचक्रण विषम अर्धपूर्णांक, विषम 1/3 और अर्ध से भाग दीजिए होता है, जो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। फर्मियान कहलाते हैं। वे कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं और जिनका चक्रण 1, 2, 3 होता है, बोसान कण कहलाते हैं। किसी भी परमाणु का नाभिक फर्मियान है अथवा बोसान इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें मौजूदा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग सम अथवा विषम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर करिए फटाफट। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है बताइए। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए पिंड के भार में कमी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के तुल्य या समान होती है। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है बताइए। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे से तैयार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक विद्युत चुंबक का निर्माण एक परिनालिका सोलेनोइड में नम लोहे की कोर या नरम लोहे की कोर डालकर करते हैं। एक विद्युत चुंबक का निर्माण एक परिनालिका से सोलेनोइड में नरम लोहे की कोर डालकर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है बताइए।
विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम कौन आती है? ये स्विच होता है। चलिए आगे चलते हैं। स्विच का उपयोग उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? शोर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। तो आप देखते हैं कि शोर जो है बाधा तो डालता है इस तरह से सामान्य बोलचाल की भाषा में भी। तो वही है अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक संचरण के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। भारत की हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल का नाम है। पृथ्वी जो है सतह से सतह पर है, तो हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल का नाम है अस्त्र। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र जो है अस्त्र है। इसका विकास DRDO ने किया। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। चलिए आगे चलते हैं। DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो अभी आप देखे हैं कि हवा से हवा में कौन मार करती है? तो अस्त्र। किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, बताइए। तो इसमें जो है जॉन बर्दीन जो है भौतिकी के क्षेत्र में दो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जॉन बर्दीन ने भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार 56 और 72 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि फ्रेडरिक सेंगर ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार 58 और 80 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो ऑप्शन में फ्रेडरिक सेंगर नहीं दिया हुआ था, देखिए नहीं दिया हुआ है। अगर दोनों दे देता तो काम गड़बड़ हो जाता। तो जॉन बर्दीन जो है भौतिकी के क्षेत्र में और फ्रेडरिक सेंगर जो है रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलिए और आगे चलते हैं। विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, बताइए। तो फ्रेडरिक सेंगर जो है रसायन में और ये भौतिकी में। अब बताइए। तो इसमें जो है मैडम क्यूरी हैं, इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है।
फ्रेडरिक सेंगर को जो है रसायन में, जॉन बर्दिन को भौतिकी में और मैडम क्यूरी को जो है फिजिक्स और भौतिकी केमिस्ट्री दोनों में मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैडम क्यूरी ने विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। इनसैट 2E यहाँ से लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट इनसैट 2E कहाँ से लॉन्च किया गया था, बताइए। तो ये जो है फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तीन अप्रैल 1999 को एरियन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के फ्रेंच गुयाना कोरू से लॉन्च किया गया। फ्रेंच गुयाना एक कंट्री है, वहाँ पर कोरू एक जगह है। और 1999 में इनसैट 2 श्रृंखला का ई वाला इनसैट 2 श्रृंखला का इनसैट 2E का सफलतापूर्वक 3 अप्रैल 1999 को एरियन 42P प्रक्षेपणयान से एरियन 42P प्रक्षेपणयान से फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया इनसैट 2E। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है, बताइए। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण से आती है? तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले जो है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये परिचालक कंडक्टर का क्वेश्चन है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण से आती है? तो स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। चलिए आगे चलते हैं। या व्हील बियरिंग को ठीक से फिट न होने के कारण होती है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले स्टीयरिंग के ढीले होने या व्हील बियरिंग को ठीक से फिट न होने के कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करिए। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना, जब चाल बढ़ती तभी रोशनी बढ़ती है, यह किस स्थिति को दर्शाता है, बताइए। यह बताता है कि गाड़ी की बैटरी क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर बैटरी को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो बैटरी के कम चार्ज होने या कमज़ोर होने के कारण गाड़ी की रोशनी कम होती है। गाड़ी की गति बढ़ने पर बैटरी से जुड़ा डायनेमो अधिक विद्युत आपूर्ति करता है, जिससे संबद्ध बल्ब की रोशनी बढ़ जाती है। तो बैटरी जब कमज़ोर होती है तो जब गाड़ी तेज़ से चलेगी तो उसको बिजली ज़्यादा प्राप्त होगा, तो इसलिए रोशनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। अब हम लोग आगे देखेंगे केमिस्ट्री। तो चलिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आपको एक बार पुनः धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।